अभी हम लोग इतिहास के एक बहुत ही विवादास्पद और महत्वपूर्ण टॉपिक है औरंगजेब। इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस पर बायसनेस, परसेप्शन, फैक्चुअल बहुत सारा आधार होता है। तो इतिहास में बहुत सारे लोगों के बारे में परसेप्शन बनता है और परसेप्शन कभी कभी तथ्यों से परे भी होता है, तो परसेप्शन बनना है। वैसे ही इतिहास के व्यक्तित्व में एक औरंगजेब भी शामिल है, जिसके बारे में जनरल जो आम आदमी का परसेप्शन है, एक क्रूअल, हिंदू विरोधी, धर्मांध और बहुत सारे उपाधियां उसको दी जाती हैं। लेकिन हम लोग एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पहले पृष्ठभूमि के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जब भी औरंगजेब की बात होती है उसकी तुलना अकबर से की जाती है कि कहाँ अकबर था और कहाँ औरंगजेब है। हालांकि आजकल सभी को गाली देने की एक सामान्य परंपरा है, लेकिन फिर भी हम लोग अकबर के युग की विशेषता और फिर उसको हम औरंगजेब के युग के साथ जोड़कर देखेंगे, क्योंकि इतिहास में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता है, वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो भारत के इतिहास में अकबर के युग का क्या मतलब है ना, कि अकबर का युग जो है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट यू मीन बाय द अकबर्स पीरियड रिजीम। भारत के इतिहास में अकबर का मतलब ये हुआ कि अकबर ने राजतंत्र को संस्थागत रूप दिया, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया। तो पहला पॉइंट यही है। और पहली बार किसी नीति को, किसी ठोस नीति को प्रधानता दी गई, जिसको हम लोग पॉलिसी डिसीजंस कहते हैं। और उस पॉलिसी के आधार पर राज्य को चलाने का प्रयास हुआ, न कि व्यक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, है ना। दूसरा नंबर, अकबर ने एक मजबूत नौकरशाही का निर्माण किया जो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। तो एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म दिया बेस्ड ऑन द मनसबदारी एंड जागीरदारी। तीसरा नंबर कि अकबर के ज़माने में केंद्रीयकरण की एक मजबूत प्रक्रिया की शुरुआत थी, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत थी, और वह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, है ना। सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन लिबरल पॉलिसीज, उदारवादी नीतियों पर आधारित रहा। तीसरा, अकबर ने पहली बार मध्यकाल में एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी संस्कृति का प्रतिपादन किया जहां सभी धर्म, संस्कृति, जाति, क्षेत्र को एक मंच से, एक प्लेटफॉर्म दिया और एक मंच से उनको बोलने का मौका दिया। और लोगों को उसने उनके धर्म और जाति के आधार पर तरजीह न देकर, धर्म के आधार पर बेसिकली तरजीह न देकर, उनकी योग्यता के आधार पर तरजीह देने का प्रयास किया। थ्योरेटिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने यह प्रयास किया था, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हुआ। और इस समय पहली बार अकबर के ज़माने में उलेमा और शरिया की प्रधानता लगभग गौण हो जाती है, वह राज्य की भूमिका में कहीं नजर नहीं आते हैं। और इस पीरियड में पहली बार राज्य के संदर्भ में धर्म को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का प्रयास किया गया। अकबर के युग की एक और जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिन लोगों ने पिछले सभी राजाओं को समय समय पर डिस्टर्ब किया, राजपूत लोग, इन राजपूतों का सर्वाधिक समर्थन अकबर को मिला। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा अपने युद्ध से, अपने लड़ाइयों से डिस्टर्ब किया, उन लोगों का पूरा समर्थन अकबर को पहली बार भारत में मिला। और अंत में कि इस पीरियड में राज्य का बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल विकास हुआ,
न केवल पॉलिटिकल क्षेत्र में बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति सभी क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में इसका एक विकास होता है। जब हम अकबर के समय की बात करते हैं तो अकबर के समय की घटनाओं को दो दृष्टि से देखा जाता है। एक अकबर के दरबार के अंदर और दूसरा अकबर के दरबार के बाहर। अकबर के दरबार के बाहर में दो तीन घटनाएं पर ध्यान देना जरूरी है। एक घटना का जिक्र हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान किया जाता है, जहां आसफ खान को मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा गया था। राणा प्रताप के आसफ खान के साथ वहां बदायूनी भी था। उस युद्ध में अकबर की तरफ से भी राजपूत सैनिक लड़ रहे थे और राणा प्रताप के साथ तो राजपूत सैनिक थे ही। दोनों ही सैनिक, जो राजपूत सैनिक थे, दोनों ही वर्ग के सैनिक केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे। जब आसफ खान से यह पूछा गया कि जो समान वस्त्र पहने हुए हैं राजपूत, तो हमारा राजपूत सैनिक कौन है और राणा प्रताप का राजपूत सैनिक कौन है, इसमें अंतर कैसे होगा? तो आसफ खान का उस समय जवाब था कि कौन दुश्मन सैनिक है या कौन नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर भारत में इस्लाम को बचाना है तो राजपूतों को बिना सोचे समझे मारते जाना है। इधर का राजपूत मरे या उधर का राजपूत मरे, मरेगा राजपूत। और अगर राजपूत मरता है तो इस्लाम का जो सबसे कट्टर विरोधी हो सकता है, या मतलब सैनिक तौर पर सबसे मजबूत खेमा हो सकता है, वो राजपूतों का है। राजपूतों को कम करके ही, कमजोर करके ही यहाँ पर इस्लामिक राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ये आसफ खान, अब बदायूनी झूठ बोले या सच बोले, आसफ खान हल्दी घाटी के मैदान में कहता है। दूसरी बात, शेख अहमद सरहिंदी इसी समय हुए थे। शेख अहमद सरहिंदी पैन इस्लामिक मूवमेंट चला रहे थे और भारत में इस्लाम के सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे। तो शेख सरहिंदी जहां पैन इस्लामिक मूवमेंट चला रहे थे, सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम स्थापित कर रहे थे, वहीं दरबार के अंदर अकबर सुलह एक कुल की नीति चल रहा था। तो दरबार के बाहर अलग प्रवृत्ति थी मुसलमानों में, दरबार के अंदर अकबर की नीति मिला जुला कर चलने वाली थी। इसी समय जहांगीर जब राजा हुआ, हालांकि अकबर के समय का मतलब है जहांगीर और शाहजहां का भी समय, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां मोटे तौर पर अकबर के द्वारा स्थापित नीतियों को ही आगे ले जाता है, कोई वहां ड्रेस्टिक चेंज नहीं लाता है। इस समय कहा गया जहांगीर के बहुत सारे नियमों में एक नियम यह था कि राजकाज में उलेमाओं को भी महत्व दिया जाए, उनसे भी राय लिया जाए। यह एविडेटेड घटना। चौथा जो बात है कि इसी पीरियड में रामचरितमानस लिखा गया 1569 के आसपास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, सूरदास ने भी अपनी रचनाएं की, हिंदी भाषा का विकास हुआ। एक तरह से हिंदू धर्म में राम जी की लोकप्रियता इसी पीरियड से तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वारा ही घर घर में रामचंद्र जी की लोकप्रियता फैलती है। अगर इन घटनाओं को दृष्टि में देखा जाए तो दरबार के बाहर हिंदू और मुसलमान दोनों में कट्टरवादिता बढ़ रही थी। तो within the दरबार there was a different situation, outside the दरबार there was a different situation। तो लेकिन अब अकबर एक राजा है, राजा ही नीतियों को प्रभावित करेगा, राजा जो करेगा वही होगा। अकबर एक मजबूत राजा था, शक्तिशाली राजा था और वह किसी के दबाव में आने वाला राजा नहीं था। तो इसलिए एक शासक होने के नाते, एक डिसीजन मेकर के नाते अंतिम और प्रभावी भूमिका अकबर की हुई। इसी पीरियड में सिख आंदोलन थोड़ा बहुत आक्रामक होगा, विशेषकर जहांगीर के ज़माने में, जब जहांगीर का और गुरु अर्जुन देव का कन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा,
और अर्जुन देव मारे जाएंगे, उसके बाद दोनों के संबंध, मुगलों के और सिखों के संबंध खराब होंगे। राठौरों का अपसर्ज भी इसी समय शुरू हुआ। हालांकि जहांगीर बात ये कहता है अंत में अपने कि हमने अपने पिता के द्वारा चलाए गए दीन इलाही के चिराग को आगे बढ़ाया है। हमने अपने पिता के जन्मदिन पर पशु वध की मनाही कर दी है। यानी जहांगीर हो सकता है समझ रहा था कि अकबर की नीतियों से अगर वह डिफ्लेक्ट करता है तो उसके लिए समस्याएं होंगी, और जहांगीर लगभग उन्हीं नीतियों पर आगे बढ़ता है। शाहजहां भी लगभग अकबर की नीतियों पर ही आगे बढ़ता है। इक्का दुक्का एवरेशंस जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट पॉलिसी उसी तरह से है। अब यहाँ यही सवाल है कि राज था मुसलमानों का, शासक थे मुसलमान, देश था हिंदू मेजॉरिटी। स्वाभाविक है कि जब माइनॉरिटी रूल करती है, जैसे आज अगर हम आज के पॉलिटिकल अफेयर से तुलना करें, तो अगर कोई कहता है कि हाँ अमुक जाति की जनसंख्या इतनी कम है और वो पॉलिटिकली रूल कर रहा है और बहुसंख्यक लोग सत्ता से बाहर हैं, तो स्वाभाविक है कि जो रूल करेगा तो वो चाहेगा कि हमारा डोमिनेंस बने। तो जो मुसलमान शासक है, तो जो मुसलमान शेष वर्ग है, वह सत्ता से लेके हर जगह अपना डोमिनेंस चाहेगा। और वह राजतंत्र का जमाना था, वह ताकत का जमाना था, और उस पीरियड में अकबर जिन उदारवादी नीतियों को चल रहा था, वह कट्टरवादी मुसलमानों को रास नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि हमारी सर्वोच्चता अंडरमाइन हो रही है, और दरबार में अगर राजपूत मनसबदार या दूसरे लोग इतने डोमिनेट हो रहे हैं तो फिर कैसे कहेंगे हमारा राज है। तो उसी समय बदायूनी के रूप में, शेख अहमद सरहिंदी के रूप में एक मुस्लिम कट्टरवाद की अवधारणा डेवलप होती है। और यह जो मुस्लिम कट्टरवाद है, यह जब यहाँ से बढ़ता है अकबर के ज़माने से, तो ये आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा, है ना। तो जिन लोगों ने, जिन प्रवृत्तियों का विकास, जो लोग यहाँ लग रहा था कि हम लोग दबा दिए गए, अब वो मौके की तलाश में रहेंगे। बदायूनी ने जो किताब लिखा है, वह किताब अबुल फजल के ठीक उल्टा है। बदायूनी ने अपने किताब में अकबर की सारी नीतियों की कठोर आलोचना की। तो एक दूसरे तबके में अकबर के उदारवादी नीतियों की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, वह बदायूनी की किताब से दिखता है। शेख अहमद सरहिंदी उनको थ्योरेटिकल मतलब प्रीचिंग के तौर पर दे रहे थे। तो वो लोग मुसलमानों के अंदर उस कट्टरवादी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में थे, जो अकबर की नीतियों से खुश नहीं थे। और इन्हीं लोगों के कारण 1581 में अकबर के खिलाफ विद्रोह की स्थिति हुई। पूरे भारत में अकबर को हटाने का एक बड़े पैमाने पर आंदोलन, मतलब विद्रोह हुआ। काबुल से लेकर जब जौनपुर के काजी ने ही अकबर के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया, तो 1581 अकबर के जीवन का सबसे क्रिटिकल ईयर है ना। मिर्जा हकीम को बादशाह बनाने के लिए लोगों ने कहा। तो उस समय कट्टरवादियों ने अकबर के उदारवादी नीति के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया, लेकिन वह विद्रोह अकबर के शक्तिशाली प्रयास से सप्रेस, दबा दिया, कुचल दिया। उस समय ये तत्व समझ गए कि अकबर के सामने ताकत का इस्तेमाल करने का कोई उपाय नहीं है। तब वो अंदर अंदर अपना अभियान चलाने लगे, और उन लोगों को उस मौके की तलाश थी जहां पर उनके विचारों का कोई प्रतिनिधित्व करे, है ना। खोजते रहे, ये मौका इन लोगों को औरंगजेब के तौर पर मिला। तो जो कट्टरवादी एलिमेंट अकबर के जमाने से अपने को दबे हुए महसूस कर रहे थे, उनको यहाँ पर जाके मौका मिला, क्योंकि दूसरा उत्तराधिकारी था दारा। तो दारा अकबर इन लोगों के प्रवृत्तियों का रिप्रेजेंटेटिव था। तो दरबार में शुरू से ही उस तरह के वर्ग थे, जिस वर्ग का, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक वर्ग जो दारा को अपना बादशाह बनाना चाहता था,
वह जो अकबर की नीतियों को कंटिन्यू करना चाहता था। दरबार का दूसरा वर्ग था जो अकबर की नीतियों का उसी समय से विरोध कर रहा है, वो औरंगजेब के पीछे खड़ा था। तो यहाँ दो प्रवृत्तियां थी, दोनों के दो नेता थे, और जो इनिशिएटिव आगे ले गया वो सफल हुआ। इसका बैकग्राउंड शुरुआत से ही है। बचपन से ही औरंगजेब धर्म संबंधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, और वह कुरान पढ़ गया था, वह हदीस पढ़ गया था, वह सुन्नत पढ़ गया था, और इस्लामिक नियमों के प्रति उसकी कट्टरवादिता को देखकर दारा, जैसे भाई भाई में जब झगड़ा होता है तो दारा औरंगजेब को नमाजी कहता था, है नमाजी, जैसे भाई भाई में होता है। तो औरंगजेब दारा को बुत परस्त कहता था, है ना। यह जो दोनों भाई का एक दूसरे को कहे जाने का प्रवृत्ति है, वह साफ स्पष्ट करता है कि दो धाराएं वहां पर बह रही थी, और दोनों भाई में शुरू से ही एक अलग अलग धारा का रिप्रेजेंटेशन का चिन्ह दिख रहा था। इसीलिए दरबार के अंदर जो रूढ़िवादी तत्व थे वो औरंगजेब का समर्थन कर रहे थे, जो उदारवादी थे वो दारा का समर्थन कर रहे थे। हर को अपना मौका चाहिए हमेशा, और अगर औरंगजेब को सत्ता लेनी थी तो वह कट्टरवादियों का साथ छोड़ नहीं सकता था। आज कैसे समझ लो, जिसका जो समर्थक वर्ग होता है, जाति हो या धर्म हो, समर्थन नहीं छोड़ता है, उनके पक्ष में भला बुरा जो बोलता है दूसरे के खिलाफ, लेकिन उसको जो बेस वोट लगता है, आज भी वोट की राजनीति है, तो उसके लिए वो मरता है, सही हो या गलत हो। यही था। तो इसलिए उत्तराधिकार के युद्ध में दरबार स्पष्ट तौर पर दो भागों में बटा था। औरंगजेब को अगर सफल होना था तो उसे हर हाल में दिखाना था कट्टरवादियों को कि वह उनका वास्तविक प्रतिनिधि हो सकता है, और इसीलिए सारे कट्टरवादियों ने, जितने भी उस तरह के एलिमेंट थे मुगल काल में, सभी औरंगजेब के पीछे खड़े हो गए। उन लोगों को लगा कि एक लंबे समय के बाद मुस्लिम डोमिनेंट एक शासन स्थापित होने की संभावना है अगर औरंगजेब राजा बन जाता है तो, है ना। इसीलिए उस जमाने में जिन प्रवृत्तियों का रिप्रेजेंटेशन दारा कर रहा था उसके लिए उधर लोग थे, औरंगजेब जिनके लिए कर रहा था उसके लोग इधर थे। और हम लोग आगे चलकर देखेंगे, सब कुछ के बावजूद आगे विश्लेषण होगा 1679 तक, 1679 तक, जब राजा जसवंत सिंह जिंदा रहे, जब तक मेवाड़ के राजा जय सिंह जिंदा रहे, जब तक औरंगजेब ब्रॉडली अकबर की नीति से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर पाया, क्योंकि औरंगजेब जजिया जो सबसे रिएक्शनरी है कदम, वह 1679 में लागू करता है। औरंगजेब जो है शासक लगभग 1658 में 1658 में पावर ले लेता है, और जजिया लागू करने में उसको 21 साल लगता है ना। दोबारा जजिया वाज रीइम्पोज्ड आफ्टर गैप ऑफ 21 ईयर्स। जितना में आप पैदा होके वयस्क बन जाते हैं, अब तो 18 साल में आपको वोटिंग राइट है। तो वाई औरंगजेब टूक ऑलमोस्ट सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 21 ईयर्स टू रीइम्पोज जजिया, है ना। ऐसा नहीं था कि आज राजा बना कल जजिया लागू कर दिया, परसों मंदिर तोड़ दिया। वह राजा बनने के 21 साल के बाद जजिया इम्पोज करता है ना। तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। मंदिरों के तोड़े जाने की घटना को भी रीइंटरप्रिटेशन की जरूरत है। कोई गलत करता है तो उसके लिए कोई बात नहीं कि गलत किया तो गलत किया, लेकिन घटनाओं को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लॉजिकल देखा जाना जरूरी है। और जहां जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, और किसी भी चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए।
फिर बहुत सारे कदम लेते हैं, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से औरंगजेब के कदम उसके पर लगाए जाने वाले आरोप के आसपास कहाँ है। और इतिहास में दो प्रमुख इतिहासकार हैं, एक आशीर्वादी लाल है और एक जैन सरकार है ना, जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब पर वॉल्यूमिनस किताब लिखा है और उन लोगों का मानना है कि हाँ, औरंगजेब धर्मांध था और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। लेकिन उदाहरणों को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो एक घटना को दूसरे घटना में टाइम गैप नहीं दिखाते। तो जो आम आदमी है, जब आप टाइम गैप प्रॉपर नहीं दिखाएंगे तो आम आदमी को लगेगा कि आज उसने अमुक काम कर दिया, कल वो काम किया, परसों वो काम कर दिया। लेकिन आप इसी के इस स्टेप में देख रहे हैं कि 21 ईयर्स शासक बनने के बाद उसने जजिया को रीइम्पोज किया। तो इस चीज को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। एक बात और है कि 1679 के जस्ट बाद औरंगजेब दक्षिण चला जाता है और 80 के बाद लगभग अपना सारा जीवन दक्षिण में बिताता है, दक्षिण में ही वो मर जाता है। उस जमाने में आज की तरह हॉटलाइन नहीं था, मोबाइल टेलीफोन नहीं था, तो इस पीरियड में उत्तर भारत में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। वो सिखों के साथ हो, जाटों के साथ हो। इस पीरियड में उत्तर भारत की बहुत सारी घटनाओं को उसके अधिकारी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑन द स्पॉट औरंगजेब नहीं है और डेक्कन अल्सर कहा जाता है कि औरंगजेब के पतन के कारण डेक्कनी अल्सर माना जाता है, जिस तरह से स्पेनिश अल्सर नेपोलियन के पतन का कारण माना जाता है। तो ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया से अपने शासन काल के आधे समय लगभग औरंगजेब बाहर है। He is not in North India. He went to the south, remained in south and died in south, है ना। तो इन चीजों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसीलिए हर बात में उसकी तुलना जो और अकबर से की जाती है और कंट्रास्ट निकाला जाता है तो बहुत सारे वाद विवाद स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं।